और चलिए बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में चुनाव रिजल्ट के 13 दिन बाद नई सरकार बन गई है। देवेंद्र फडणवीस 10 साल में 3 बार मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए और ऐसा करने वाले वो बीजेपी के पहले नेता बने हैं। वहीं लेकिन इसके अलावा महायुति की सरकार तो बन गई है, लेकिन साथ ही साथ जो तमाम मुद्दे हैं जिस पे कहा है कि मुद्दों पर काम करेंगे और जनता से जो वादा किया है वो भी पूरा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी चुनौती सहयोगियों को साथ रखना, उन्हें साधना भी नजर आ रहा है। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको। फडणवीस की शपथ, आगे विकास का पथ, मिली बड़ी जिम्मेदारी, जनता को आशा भारी। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल। वो कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा बोलो, न जाने कब मुंह में सरस्वती का वास हो और आपकी बात सच साबित हो जाए। आज ये बात फडणवीस पर बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। साल 2019 में सीएम पद से त्यागपत्र देते समय देवेंद्र फडणवीस ने यह लाइन कही थी। ये दो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। आज जब देवेंद्र फडणवीस सीएम की कुर्सी पर आसीन हो चुके हैं, तब 5 साल पुरानी उनकी लाइन बिल्कुल सटीक साबित हो रही है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत में पूरे रुतबे और दबदबे के साथ लौटे हैं। अब महाराष्ट्र की कमान उनके हाथों में है। महाराष्ट्र की सत्ता पर तीसरी बार काबिज होने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने पहला हस्ताक्षर पुणे के मरीज को 5 लाख की मदद वाली फाइल पर किया। इसके साथ ही फडणवीस ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि विकास ही एक रास्ता है जिससे जनता के दिलों तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की तस्दीक कर दी कि उनकी सत्ता में वापसी हुई है, लेकिन ये सरकार जनता के लिए होगी। जिस प्रकार का मैंडेट इस समय मिला है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से उस मैंडेट का एक प्रेशर, जनता के प्यार का एक प्रेशर हमारे पर है और मैं उसको महसूस करता हूं कि जब अपेक्षाएं बड़ी होती है तो चुनौती भी बड़ी होती है, क्योंकि लोग आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। सरकार संभालते ही फडणवीस ने साफ कर दिया कि यूं तो यह गठबंधन की सरकार है, लेकिन इसके फैसले मजबूत होंगे और राज्य में गृह मंत्रालय पर फंसे पेच पर भी यह जाहिर कर दिया कि यह पद बीजेपी के पास ही रहेगा और मुख्यमंत्री इस मंत्रालय को अपने पास ही रखेंगे। कोई भी गृह मंत्री बने तब भी उसको ये सारी चीजें सुननी पड़ती है, टीका होती है। गृह मंत्रालय ही ऐसा है कि जिसमें आपको धन्यवाद कम मिलते हैं, गाली ज्यादा मिलती है, लेकिन बावजूद उसके कन्विक्शन के साथ आपको ये मंत्रालय संभालना पड़ता है। मैंने कन्विक्शन के साथ उसको संभाला और मैं इतना ही आपको कहता हूं कि इस कार्यकाल में भी हमारी सरकार गृह मंत्रालय के माध्यम से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी रहे, महाराष्ट्र के लोगों को सुरक्षित लगे, इस प्रकार के सारे उपाय करेंगे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और जाति जनगणना पिछली सरकारों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी साबित हो चुकी है। इसको लेकर फडणवीस ने यह साफ कर दिया कि इस विषय को वो ठंडे बस्ते में डालने वाले नहीं हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बार बार हमने स्पष्ट की है कि कास्ट सेंसस को हमारा विरोध नहीं है। जो पहला कास्ट सेंसस बिहार में हुआ हमारे समर्थन से ही हुआ है। हमारा हमेशा इतना ही कहना है कि कास्ट सेंसस को वेपनाइज मत करो। गठबंधन के सहयोगियों के भी गिले शिकवे दूर हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी सीएम बनाए जाने पर उन्होंने अपनी सहमति भी जाहिर कर दी है। पहले मैं सीएम मीन्स
मैं खुद को चीफ मिनिस्टर नहीं कॉमन मैन समझता था। अभी मैं DCM हूँ, तो अभी मैं यही समझता हूँ डेडिकेटेड टू कॉमन मैन 24/7। जैसे उन्होंने दोनों ने मुझे जैसे सपोर्ट किया, मैं मुख्यमंत्री था, वैसे ही मैं पूरी तरह उनको सपोर्ट करूँगा, सहयोग करूँगा। मुझे इतना ही कहना है कि ये सरकार आम जनता की है। फिलहाल महाराष्ट्र में सरकार काम करने को तैयार है। फडणवीस के सामने जनता के सपने को पूरा करने के साथ साथ गठबंधन के सहयोगियों को एक साथ ले चलने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, भारत की दमक और ताकत अब महज देश और दुनिया में नहीं, अब अंतरिक्ष में भी सुनने को मिल रही है, क्योंकि इसरो ने ऐसा ही जीता जागता इसको लेकर के उदाहरण दिया है, जहां प्रोबा 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। और इस मिशन की खासियत ये है कि यहां पर सूर्य के बाहरी वातावरण की ये जो मिशन के जरिए स्टडी की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। हालांकि आप कहेंगे कि आदित्य L1 भी लॉन्च किया था 2023 में, उसका क्या होगा? वो भी तो कहीं ना कहीं सूर्य की स्टडी के लिए था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर प्रोबा 3 जो मिशन है, ये खास तौर पर एक खास स्टडी होती है सूर्य की को लेकर के, इसके बाहरी सतह को लेकर के, इसके इकोसिस्टम को लेकर के। किस तरीके से ये अलग है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये नए भारत की उड़ान है, ये मजबूत भारत की पहचान है। यही है नया भारत, जिसकी तरफ अब लोग आंख उठाकर नहीं देखते, बल्कि बाहें बिछाकर उसका स्वागत करते हैं। भारत जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहले दूसरे देशों पर निर्भर था, आज वो आत्मनिर्भर है। आज दूसरे देशों को भारत मदद देकर अंतरिक्ष मिशन लॉन्च कर रहा है। इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को सफलतापूर्वक तरीके से लॉन्च किया। इस मिशन को PSLV C-59 की मदद से ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इसके साथ उस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा गया है। इसरो ने मिशन की लॉन्चिंग को सफल बताया। NSIL, ESA और इसरो का संयुक्त प्रयास था। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रोबा 3 लॉन्च हुआ। मिशन को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित किया गया। प्रोबा 3 मिशन के साथ 2 खास स्पेसक्राफ्ट को भी लॉन्च किया गया, जिसके जरिए स्पेस रिसर्च से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। इसरो और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का ये संयुक्त प्रयास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस मिशन के जरिए सूर्य के कोरोना यानी कि बाहरी परत का अध्ययन किया जाएगा। इस सैटेलाइट के जरिए उसके पीछे के रहस्य की गुत्थी को सुलझाया जाएगा। इस मिशन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश होगी कि सूर्य का बाहरी हिस्सा यानी कोरोना उसके सतह से भी गर्म क्यों होता है। ये काम कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट के जरिए किया जाएगा। साल 2023 के सितंबर में इसरो ने मिशन आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर तैनात किया था। इस मिशन का भी मकसद सूर्य के वातावरण को समझना था। इसके अलावा उससे निकलने वाली गर्म हवा, कोरोनल मास इंजेक्शन की फितरत को समझना था।